सिर्फ फिरोसे की तमन्ना हमारे रणनीति को अपना रहे हैं और क्या उनके विचार हैं 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, कौन सा एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, इन्हीं सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर लोहिया जी के जो सोच थी उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कभी किसी पत्रकार के साथ बैठ के सवाल जवाब नहीं करते हैं। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव जी वो मन की बात करते हैं जनता से, मन की बात अपने घर में की जाती है, मन की बात बाहर नहीं की जाती। सिर्फ फिरोसे की तमन्ना हमारे दिल में बाजुए कातिल में है। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है जीपी न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं निधि और आज मैं मौजूद हूं सपा कार्यालय के पास। आपको बता दें कि शहादत दिवस के साथ साथ आज डॉक्टर लोहिया का जन्म दिवस भी है, लेकिन एक किस्सा बहुत फेमस है कि उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि आज के ही दिन भगत सिंह को फांसी मिली थी। तो आज सपा कार्यालय के पास हम उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि क्या उन्होंने बातें रखना चाहेंगे डॉक्टर लोहिया को लेके, उनकी क्या बातें हैं, या चुनाव को लेके कौन सी रणनीति को अपना रहे हैं और क्या उनके विचार हैं 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके, कौन सा एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, इन्हीं सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। बता दें कि आज शहीद दिवस के साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन भी है, तो इसके बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जिनके विचारधारों पर चलती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर आज उनकी 115वीं जयंती है। इस 15वीं जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर और उनके जीवन पर हम लोग आत्मसात किए हैं, उनके विचारों को आत्मसात किए हैं। साथ ही साथ आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को भी नमन किया गया है। आज का ऐतिहासिक दिन है और आज हम लोगों ने ये तय किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर लोहिया जी के जो सोच थी उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से संकल्प लिया है। जैसे अभी आज की घटना है कि बलिया में एक 20 साल की बच्ची जिसका रेप करके, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उसका रेप करके और पेड़ पर टांग दिया गया है। ये तो बहुत दुखद है, तो क्रूर हत्या है। जैसे आज के तारीख में ये राम राज नहीं है, बल्कि ये तो बहुत क्रूर वाली सरकार जो नियंत्रण नहीं कर पा रहे। इसी तरह से एक जगह आप देखे होंगे कि एक बेटी जो 5-6 साल की बेटी है, वो 5-6 साल की बेटी हाथ में किताब लिए हुए है और कुछ पढ़ना चाहती है, पढ़ करके इस देश के लिए कुछ करना चाहती है, अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहती है। उसके घर बुलडोजर जाता है, बिटिया को पता नहीं है कि हमारे घर क्या हो रहा है। एक तरफ झोला ली है पीठ पर, दूसरी तरफ किताब अपने हाथ में लेकर भाग रही है। और वो बच्ची और उस बच्ची से जुड़े हुए जो और बच्चे हैं देश में, वो क्या सोचेंगे? बीजेपी शोषण करने का काम कर रही है। हाँ, पूरी तरह से देश तो आजाद हो गया, अंग्रेजों से तो आजाद हो गया देश, लेकिन आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच है, जो जातिवादी सोच है, जो धार्मिक सोच है, उस धार्मिक सोच में भारतीय जनता पार्टी खास करके पीडीए के जो लोग हैं, पिछड़ा दलित और मुसलमान जात के आधार पर उनका जबरदस्त, न कि केवल आम जनता में बल्कि सरकारी विभाग में भी, लोकतंत्र में भी बड़े पैमाने पर
भारतीय जनता पार्टी जो फोकस आज कर रही है। के जो हमारी जनता है, जो आज के समय के लोग हैं, क्या वो मानसिक रूप से बीमार है जिनका शोषण बीजेपी कर रही है, या वो मानसिक रूप से अभी भी वो इसी गुलामी में ही जी रहे हैं, जैसे पहले अंग्रेज की गुलामी में जी रहे थे, अब मानसिक रूप से गुलाम है, इसी वजह से बीजेपी सरकार है? क्या लग नहीं, रहा है? नहीं, जनता मानसिक रूप से गुलाम नहीं है, जनता तो बहुत समझदार है, कुछ अंधभक्त खराब है। कुछ अंधभक्त के चक्कर में सरकार बनती है कि सारी जनता के सहमत से बनती है? देखिए क्या है ना, प्रोपगंडा ऐसा शब्द है, प्रोपेगेंडा। प्रोपगंडा ऐसा शब्द है कि प्रोपगंडा के माध्यम से किसी को गुमराह किया जा सकता है, एजेंडा बनाया जा रहा है। एजेंडा बना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने दौर में सबसे पहले नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उन्होंने जो नारा दिया था, उस नारा में सबसे पहले जो नारा था शिक्षित बनो। वो नारा इसलिए दिया था कि जब देश के लोग या महिलाएं, आम जनता जब पढ़ लिख लेगी तो अपने हक अधिकार के बारे में समझ पाएगी और एक नई दिशा तय कर पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नारा था, पहला नारा, उसको नारा को तोड़ दिया और सरकारी जो स्कूल हैं, उस सरकारी स्कूल को एक तो बड़े पैमाने पर उसको प्राइमरी विद्यालय जो गरीबों का ऋण होता है शिक्षा, उसको खत्म करने के लिए। कितने स्कूलें बंद हो रही हैं यूपी में इस बार? अभी तो मेरे पास सरकारी कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 27-28 स्कूल बंद करने का योजना बना रही है। बीच में सुना गया था कि 30,000 के करीब में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में, क्या लगता है ये सही है? आपने ठीक सुना होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा और जोड़ दूं, छोड़ा था कि जहां एक तरफ आप प्राइमरी विद्यालय को बंद करने जा रहे हैं, आप संख्या चाहे जो हो, जहां एक तरफ बंद करने जा रहे हैं तो आप बंद नहीं कर सकते थे, उस विद्यालय को और बढ़िया बना सकते थे। और अगर आपकी नियति ठीक है, आप 5 किलो राशन फ्री दे सकते हैं, तो आप शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप शिक्षा फ्री दे दें, आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, हाँ, वन नेशन वन वन इलेक्शन। इलेक्शन की बात करते हैं, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो उससे पहले तो आपको चाहिए कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हो? आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात करो। अभी पूरे देश में जो गैर बराबरी है, जो जातिवादी व्यवस्था है, अब एक अमीर का बच्चा पढ़ रहा है बहुत बड़े विद्यालय में, बहुत बड़े स्कूल में, हमारा बच्चा बहुत गरीब, बहुत कमजोर विद्यालय में, तो हमें भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उनको भी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तो फिर हमारा बच्चा उनका मुकाबला कैसे करेगा? सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं उसके पीछे वजह? सुन लीजिए, हमारा बच्चा उनसे मुकाबला कैसे करेगा? उसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी कि दलित और पिछड़ों के बच्चे आरक्षण के माध्यम से 27% आरक्षण पिछड़ों का और 21% आरक्षण दलितों का, ये वह लेकर के और मुख्य यानी हर क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथा नौकरी के सेवाओं में जा सकते हैं। उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने इनको कमजोर करने के लिए बहुत दिमाग से काम किया। सरकारी विभागों को, रेलवे और अलग अलग विभाग, पोस्ट ऑफिस विभाग, हर विभागों को उसने कमजोर करने काम किया और निजीकरण करने का काम किया, जिसके में आरक्षण नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर संविदा अभी चल रहा है ना, कि जो ग्रेड 2, 3, 4 इस तरह के लोगों का वो संविदा पर देने जा रही है। तो आप बताइए, जब सब कुछ संविदा दे रहे हैं तो फिर यह देश का जो संविधान बना है, संविधान में जो हमें अधिकार मिले, अधिकार को खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? अधिकारियों को खत्म करने का काम किया। पूरा खत्म तो हो ही चुका है। तो हम लोग जो हम समाजवादी जैसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो मुखर होकर के उनसे लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। अगर कोई लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, या देश की भी बात करूं, अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। और मुझे भरोसा है कि 2027 में हम लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे और सरकार बनाएंगे। कौन सा एजेंडा लेके समाजवादी पार्टी आ रही है 2027 में? ये एजेंडा है जो आपके घर है, हमारे घर है। एजेंडा सबसे कुछ पहले प्रकाश डाल दीजिए कुछ बिंदुओं पे। देखिए, एजेंडा ये तो मुख्य एजेंडे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एजेंडे तय करेंगे, लेकिन शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य हर व्यक्ति को चाहिए। और इसके अलावा भी जो इस देश के अंदर क्राइम है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई ऐसा दिन नहीं है। मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, इस मुख्यमंत्री के शहर में गोरखपुर में कोई ऐसा दिन नहीं है, गोरखपुर के आसपास, जो आए दिन अपराध ना होता हो, आए दिन हत्याएं ना हो रही हो, आए दिन किसी का बलात्कार ना हो रहा हो। ये क्या है? तो ये सब ऐसे एजेंडे हैं। जब एजेंडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे तो आएंगे आपके बीच में। हमारा एजेंडा महंगाई भी है, हमारा एजेंडा बिजली है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश हमारी मांग होगी कि कम से कम इंटर तक की शिक्षा फ्री हो।
ऐसा उत्तर तो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया जाएगा। उत्तम प्रदेश योगी जी नहीं बना पाएंगे। उत्तम प्रदेश अगर कोई बना पाएगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ही बना पाएंगे। उनके अंदर वो प्रतिभा है, उन्होंने किया है। सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? सरकारी स्कूल जो बंद हो रहा है उसके पीछे ये है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है उसकी गलत सोच है। क्योंकि बाबा साहब ने अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यही चाहते हैं कि ये शिक्षा पहले ही इनको जो गरीबों के बच्चे हैं उनको तोड़ दिए। जैसे मैं एक आप ले जाना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और ले जाऊं। पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिर जो खास करके इनका आरएसएस के लोगों का होता है, हाँ। उसमें पढ़ाई भी उसी विचारधारा की होती है। तो उसमें जो बच्चे निकलते हैं उनको क्या सिखाया जाता है वो आप बेहतर जानते हो, कि मुझे कहना नहीं है। हमारे बच्चों को कुछ और पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चे देश के लिए पढ़ते हैं और देश के लिए पढ़ करके आईएएस आईपीएस बनते हैं और देश की सेवा करते हैं। वो लोग भी करते हैं, लेकिन लोग अपने लिए करते हैं। वो अभी तो जितने आप अपराध देखेंगे, बड़े बड़े अपराध देखेंगे, जो क्रिमिनल टाइप अपराध है, सबसे ज्यादा देखेंगे तो वही लोग पाए जाएंगे। गरीब आदमी गलती करता है, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ही गलती करता है कि अपना उसका कहीं गलती करके सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे अपराधी बनते हैं या दूसरे स्कूल में? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सरस्वती शिशु में पढ़ने विचारधारा अलग होती है। विचारधारा अलग होती है, मैंने ये बोला है। अपराध का कौन सा श्रेय जाता है तब? कौन लोग ज्यादा करते हैं, जिनकी विचारधारा अलग है या जो अलग विचारधारा के हैं? आज लोहिया जी की और श्रद्धेय भगत सिंह जी की और सुखदेव जी की और इनकी आज शहादत दिवस है। इनके शहादत दिवस पर मैं ये कहूंगा कि जो भगत सिंह ने जो किताब लिखी है वो किताब जो पढ़ेंगे निश्चित रूप से बता देंगे गलत कौन है और सही कौन है। लोहिया जी के बारे में एक चीज ऐसा सुना जाता है कि वो कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाए, इस वजह से, क्योंकि आज का जो 23 मार्च है वो शहीद दिवस है, इसी वजह से ताउम्र उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो महान देशभक्त हैं, महान देश दुनिया के लिए एक नजीर है। उन्हीं के देश में देश की आजादी के लड़ने वाले एक होनहार नौजवान जो देश की आजादी के लिए अपना जान तक दे सकता है, तो फिर उस नौजवान के याद में एक ही दिन में दो तरह कैसे होगा, जन्मदिन और मरण दिन। तब जो लोहिया जी ने, जहां तक हम समझते हैं कि उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम जो है जन्मदिन इसको शहादत मनाएंगे, इसे शहादत इसके रूप में मनाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। जन्मदिन के साथ साथ आज शहादत दिवस भी है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव जी जीवन पर्यंत, और ये कहा जाए कि शहादत के अंतिम मिनट तक इस देश में समता मूलक समाज के लिए और गैर बराबरी के खिलाफ सोचते रहे। और डॉक्टर लोहिया ने भी जीवन पर्यंत समता मूलक समाज, संभव समाजवाद के लिए संघर्ष किया। इसलिए वो विदेश दवा इलाज के लिए नहीं गए, और यहाँ आज जो दिल्ली में लोहिया हॉस्पिटल है उसी में इलाज के दौरान उनको प्राण त्यागना पड़ा। तो जब दोनों महापुरुषों ने समाजवाद के लिए कृत संकल्पित होकर काम किया, संघर्ष किया, सर्वोच्च बलिदान दिया, तो ऐसे में आज दोनों लोगों का अपने शहीद आजम का हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर लोहिया की जयंती पर उनको नमन कर रहे हैं। एक का जन्मदिन है और कुछ लोगों का शहादत दिवस है, शहीद दिवस है। इसे संयोग ही कहा जाएगा, जहां एक तरफ आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह ने आज अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वहीं आज आजादी के संग्राम में भी शामिल रहे और बाद के दिनों में देश की व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार समाजवादी समाज के निर्माण के लिए कृतसंकल्पित और संघर्षरत रहे डॉक्टर लोहिया की जयंती है। ये इस संयोग कहेंगे, सुखद संयोग है, और उसी को लेकर समाजवादी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। आज देश में आज़ादी के दीवानों के सपनों पर निरंतर कुठाराघात हो रहा है। जिस तरह का देश बनाना चाहते थे शहीद आजम या आज़ादी के हमारे और परवाने या डॉक्टर लोहिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर उनके खिलाफ आचरण कर रही है और इस देश में साम्राज्यवाद की पोषक बन गई है भाजपा।
भाजपा के राज में चारों तरफ त्राही त्राही है। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि लड़की की वो तस्वीरें जो किताब लेकर भागती हुई क्या इंगित करती है, पीछे पीछे बुलडोजर और आगे आगे कक्षा 5 की विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को बचा कर लेकर बुलडोजर के भय से भागती है। आज जगह जगह रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लूट डकैती छिनैती हो रही है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नीतियों से आजादी के दीवानों का, आजादी के लिए सर्वोच्च त्याग करने वालों का अपमान कर रही है। मतलब शहीदों का अपमान कर रही है बीजेपी। वो तो कहते हैं हम सम्मान कर रहे हैं और नेतृत्व करते हैं जो डॉक्टर रामप्रसाद जी का है, जिनका भी संकल्प है, उनके विचारों पे चलने का काम करते हैं, चाहे महात्मा गांधी हुए चाहे भीमराव अम्बेडकर हुए, उनका तो ये कहना है। गांधी के हत्यारों को पूजने वाले और आजादी के संघर्ष में माफी मांग कर छूटने वाले और आजादी के संघर्ष से जिनका कोई नाता नहीं रहा है, वो आजादी के दीवानों और आजादी के लिए सर्वोच्च त्याग करने वालों का कितना सम्मान करेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। उनके प्रोफाइल पे भी वीडियो पढ़ते ही रहते हैं कि महात्मा गांधी का संदेश और बीजेपी का संकल्प, ऐसे करके बहुत सारी से लगता है कि हाँ वो उनके नेतृत्व पे या उनके पद चिन्हों पे चलने का, उनके सपनों को साकार करने का काम कर रही है। गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आचरण कर रही है, विद्रोह फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल आजादी के दीवानों के सपनों को धूल दूसरित कर रही है। चारों तरफ त्राही त्राही का कैसे? माहौल। आप देखिए, संसद में अगर विपक्ष का कोई नेता जनता की आवाज उठाता है, बेरोजगारी के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, अत्याचार के खिलाफ बोलता है, तो किस भाषा में सत्ता पक्ष की पीठ की तरफ से उठ के कहीं गृह मंत्री, कहीं उनके और मंत्री, किस भाषा में, और यहाँ तक कि लोकसभा की स्पीकर। और आपने निर्वाचन आयोग की हरकत नहीं देखा, आपने मिल्कीपुर में देखा और जो उपचुनाव हुए, जिस तरह से निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हुए आचरण कर रहा था, आपने देखा नहीं? चारों तरफ जोर जबरदस्ती का माहौल है, जोर जबरदस्ती के बल पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन हर चीज का अंत है। प्रकृति परिवर्तन, प्रकृति का शाश्वत नियम है और भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से जाएगी। और यही समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव के कुशल दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व निर्देशन में हम समाजवादी पार्टी के लोग उसको विदा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपका जन्मदिन है और ऐसा माना जाता है कि जो राजनीति चुनाव में जो बदलाव की आंधी थी, उसके एक नेतृत्वकर्ता भी वही हैं और उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव की आंधी लाया था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आज 115वीं जयंती है। इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रणी भूमिका थी। इस देश को आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ा था और आज़ादी की लड़ाई के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हर व्यक्ति के समतामूलक समाज की जो कल्पना लोग करते थे या जो संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, उस लड़ाई को अंतिम मोड़ तक ले जाने के लिए डॉक्टर लोहिया ने अथक प्रयास किया है और हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना और समतामूलक समाज की रचना के लिए जितना उनसे हो पाया करने का काम किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता एवं समाजवादी पार्टी के जन्मदाता, जिसे हम अपने नेता के रूप में जानते श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, जब सरकार में आए तो माननीय लोहिया जी को की नीतियों को अक्षर से पालन करने का काम किया। जैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सदर हॉस्पिटल से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक 10 रुपए की पर्ची कटती थी और नेताजी सरकार में आए एक क्षण में उसे 1 रुपया कर दिया। वो पर्ची 10 रुपए से 1 रुपया कर दिया। ये डॉक्टर लोहिया जी ऐसा सोच चाहते थे। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय नेताजी की जब पहली बार सरकार बनी तो आपको जानकारी नहीं होगी, आप जान लीजिए, आप मीडिया के साथी हैं, चूंगी हुआ करती थी। जो ठेला खोंचा लेके चलते हैं उनसे चूंगी वसूली जाती थी। नंदा नगर में थी, अभी जो वर्तमान एम्स है, एम्स वसूली का काम होता था। नहीं, वहां उसका बकायदा कैंप लगा के वसूली किया जाता था। कैंप लगा के और उस चूंगी को एक झटके में माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके पहले कोई उसका विरोध नहीं किया था क्या?
वो विरोध करे, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया, लोगों ने जनता के हित शोषण के विषय में नहीं सोचा। लेकिन उससे आगे सुनिए, इसी प्रदेश में साइकिल, जैसे आप रिक्शे पर आज भी वो लाइसेंस लगता है, साइकिलों पर लाइसेंस लगता था, चाहे वो बच्ची की साइकिल हो, चाहे उसके फादर की साइकिल हो, या रिक्शे वाले के या मजदूर की साइकिल हो, सबके साइकिल पे लाइसेंस हुआ करता था। उस लाइसेंस को बंद करने का काम सदैव मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लोहिया जी की नीतियों के आधार पे किया था। इसी वजह से तो साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं है ना। आगे बता रहा हूँ, आओ सुनिए लोहिया जी क्या चाहते थे। तहबाजारी की वसूली हुआ करती थी, तो रोड पे जो ठोला खुंचा लगते थे, यही नगर निगम नगर पालिका हुआ करता था। और रोड के जैसे ये चौराहा आगे से मुंशी प्रेमचंद से लेके और लहलापुर तक का ठेका एक अलग ठेकेदार को, लहलापुर से छात्र वो क्या कहते हैं सेंट एंड्रूज तक या शास्त्री चौराहे तक अलग एक ठेकेदार की। ठेकेदारी में वसूली होती थी। ठेकेदारी से शोषण होता था, वसूली नहीं होती थी। एक दुकानदार अगर यहाँ बेच रहा, उसकी बिक्री नहीं हुई, अगले चौराहे पर गया तो उसको यहाँ भी वसूली हुई है, वहां भी वसूली हुई, डबल ट्रिपल वसूली बंद करने का काम, तहजारी बंद करने का काम सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने डॉक्टर लोहिया जी के विचारों से ओत पोत होके किया। भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया। भ्रष्टाचार तो बहुत छोटी बात लगती, छोटा शब्द है, लेकिन हमारे नेताजी और डॉक्टर लोहिया जी भ्रष्टाचार तो तिनके मात्र का नहीं चाहते थे। कभी डॉक्टर लोहिया जी लोकसभा और विधानसभा की चिंता नहीं किए, और ना उसके लिए ललक उनके अंदर रही कि हम लोकसभा का सांसद हो जाऊंगा, राज्यसभा में सांसद हो जाऊंगा, विधानसभा में विधायक हो जाऊंगा तो मेरी पेंशन हो जाएगी, मुझे पैसा हो जाएगा। 57 साल की अल्पायु में, जो उम्र अभी लोग अल्पायु समझते हैं, उस उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच आज भी जन जन में, हम जैसे समाजवादी कार्यकर्ताओं के जेहन में हमेशा खून में, जैसे शरीर में खून चलता है, इस तरह उनकी नीतियां हम लोग के दिमाग में चलती हैं। वो आजीवन अपना कभी जन्मदिन नहीं मनाए, ऐसा क्यों? कभी नहीं मनाया, इस नाते नहीं मनाया जन्मदिन कि उसी दिन हमारे देश के 3 योद्धाओं का जो शहादत हुआ था, फांसी दी गई थी। इस नाते उस शहादत दिवस के दिन अपने जीवन काल में, मतलब जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया। क्योंकि जब जिस देश के योद्धा या जैसे मान लीजिए सेना नायक की फांसी हो जाए और कोई उस परिवार का जन्मदिन मनाए, ऐसा संभव नहीं है। जैसे आपके घर में किसी के जन्मदिन के कोई घटना घट जाए तो आजीवन उस व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, ये मुझे महसूस होता है। अब अगला क्या सोचता, लेकिन ये डॉक्टर लोहिया जी सोचते थे। 2027 में होने वाले गोरखपुर विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेके क्या एजेंडा है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का एजेंडा एकदम साफ है, क्लियर है। इस नाते क्लियर है कि हमारे नेता कभी झूठ नहीं बोलते। साफ क्लियर है, एजेंडा क्या है? बता रहा हूं, इस नाते क्लियर है कि हमारे नेता, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता, देश की बड़ी पंचायत में तीसरी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा एकदम साफ है। और उस एजेंडे के तहत लोकसभा के चुनाव में हमने गठबंधन के साथ 43 सीटें जीतने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी शोषण, अन्याय और लूट का काम नहीं की होती तो हमारे 60 सांसद होते। मतलब सांसदों को छीनने का काम किया था क्या? छीनने का नहीं, आपके आंख पे वो क्या कहते हैं, धूल डाल के अपने में ले लिया, लूट लिया। आपके सांसद यदि दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो इसमें आप नहीं, सांसद नहीं गए, प्रमाण पत्र जीता रिपु और प्रमाण पत्र मिल गया धीरज को। अब आप बात को समझिए, ये एजेंडा, चुनाव जीत रहे हैं जनता के वोट से रिपेंद्र सिंह और प्रमाण पत्र मिल रहा धीरज को। ये मैं कहना चाहता हूं, ये किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आगे आपको बताऊं, जो 2027 का चुनाव है, अभी भी संविधान से खतरा टला नहीं है। संविधान समाप्त करने की साजिश दिन रात भारतीय जनता पार्टी अनवरत कर रही है। साजिश संविधान समाप्त करने की जैसे क्या कर रही है? जैसे संविधान समाप्त करने का ये तर्क हुआ, नियुक्तियां निकल रही हैं, बदलाव हो रहे हैं क्या? नियुक्तियां निकल रही, आरक्षण फिक्स है, लेकिन उन आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। यह संविधान पे खतरा है और ये खतरा टला नहीं अभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 बैकवर्डों का पद लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
और अभी 2 दिन पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के मठाधीश योगी जी महाराज कहते हैं कि प्रदेश में 0 टॉलरेंस रहेगा और जो इसका पालन नहीं करेगा उसका अंतिम पद होगा। तो माननीय योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या 69,000 भर्ती में जो बैकवर्ड दलितों का पद लूटा गया, क्या उन अधिकारियों के पद समाप्त किए गए, उनके घर बुलडोजर चलाए गए, वो जेल गए, क्यों नहीं गए? तो कैसे 0 टॉलरेंस की बात होगी? ये मैं कहना चाहता हूं। हमारा एजेंडा साफ है। हम उत्तर प्रदेश के दलित, बैकवर्ड, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको समूह बना के और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। ये एजेंडा साफ है, क्लियर है। कौन कौन से काम आने वाले भावी समय में करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सोचा? समाजवादी पार्टी के काम बहुत हैं। माननीय योगी जी कहते थे कि हम गोरखपुर में कौन सा ट्रेन है भाई, बुलेट मेट्रो चलाएंगे। योगी जी के 6 साल का शासन बीत गया, आज तक उन्होंने शिलान्यास नहीं कर पाया। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में, आगरा, लखनऊ, कानपुर में 16 से 17 महीने में मेट्रो चलाने का काम किया था। 20 महीने के अंदर आगरा एक्सप्रेस बना के जनता को समर्पित करने का काम किया था। हमारे नेता पूरे प्रदेश, पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा हाईटेक पुलिस स्टेशन नहीं है जो उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन मुख्यालय माननीय अखिलेश जी ने बनाया है। दुनिया में न्यूयॉर्क के बाद उस तरह का पुलिस स्टेशन और मुख्यालय लखनऊ में है। स्टेडियम तो 4 बनाए, 2-3 स्टेडियम हमारे का उद्घाटन नहीं हो पाया। 3 स्टेडियम का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, अपने हाल पे फटे रो रही हैं। उसमें ऐसा क्यों? सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने रोक दिया, उनको पसंद नहीं है, अच्छे काम उन्हें नहीं पसंद, उनको पसंद नहीं है। आपको बताओ, लखनऊ में जयप्रकाश जी का एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जिसको आज तक जयप्रकाश नारायण, जो समाजवादियों के बहुत बड़े नेता थे, जननायक जयप्रकाश जी का, आज तक वो उद्घाटन नहीं हो पाया। मेमोरियल हॉल जिसमें बहुत बड़ी लागत लग के बनी है, तैयार है, लेकिन उसको सरकार इस नाते नहीं करना चाहती है कि समाजवादियों को एक अच्छा केंद्र मिलेगा। शिक्षा को लेके कौन सा काम करेगी? शिक्षा, जब ये सरकार से विद्यालय बचेंगे तब ना। 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने जा रहे हैं। पीछे इसके वजह बच्चे नहीं जा रहे हैं कि टीचर नहीं है? बच्चे और टीचर की कमी नहीं है, नियुक्तियां नहीं होंगी। आपके हाथ में ये माइक नहीं होता तो आप हमसे सवाल नहीं करते। इसके लिए अधिकार मिलने चाहिए। और इस सरकार टीचर को नियुक्त नहीं किया जा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी इनके सरकार में है, ये नहीं है। ये नियुक्ति नहीं दे सकते हैं क्योंकि नियुक्तियों से इनको जलन है। ये सिर्फ विकास किसका करेंगे, जिससे पाखंड और आडंबर फैले। शिक्षा ये नहीं देना चाहते हैं, क्लियर आप जान लीजिए। शिक्षा आपके पास होगी तो बृजनाथ मौर्य जैसे सवाल कर रहे हैं, ऐसे हर बच्चा सवाल करने लगेगा। और सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कतई पसंद नहीं है। सवाल नहीं पसंद है, इसी वजह से शिक्षा नहीं देना चाह रहे। आज तक पिछले 11-12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी कभी किसी पत्रकार के साथ बैठ के सवाल जवाब नहीं करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप भी मीडिया से जुड़े, आपको भी पता है। तो इस नाते वो सवाल करने वालों को पढ़ेंगे लोग, शिक्षा ग्रहण करने। उन्हें सवाल नहीं पसंद है, कतई नहीं सवाल पसंद है, किसी भी सूरत में सवाल नहीं पसंद। मन की बात करते हैं जनता से, मन की बात अपने घर में की जाती है, मन की बात बाहर नहीं की जाती। साझा अपनी बातचीत करने के लिए, अपने वक्तव्य को हमसे साझा करने के लिए, आपका नाम सर? बृजनाथ मौर्य, महासचिव महानगर समाजवादी पार्टी गोरखपुर, पूर्व पार्षद हूँ। आपको भी धन्यवाद, जेपी न्यूज को भी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद, इस नाते कि आपने अपना कीमती समय निकाल के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आके हमसे हमारा इंटरव्यू लिया। इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। धन्यवाद सर।